लोग बात कर रहे थे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनकी स्थापना के लिए निर्देश देता है। फंडामेंटल राइट वहां भी बना दिया, ठीक है। आपका अनुच्छेद 19 1C संघ एवं संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता, उसी में उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो मूल अधिकार है ये प्रोवाइड किया, और उसके संबंध में 43B राज्य की नीति का निर्देशक तत्व तो ये भी जोड़ दिया। यानी नागरिकों को मूल अधिकार तो है ही कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सके, लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए इसके लिए जरूरी होगा कि राज्य की ओर से उन्हें प्रोत्साहन ये प्राप्त हो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनेगी तो इंडिविजुअल इसका लाभ नहीं होता। ये यूं कहें कि इंडिविजुअल का लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ एक समूह, एक संगठन बनने के कारण उस समूह और संगठन की सदस्यता लेने वाले प्रत्येक सदस्य उसका लाभ होता है। इसलिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक उपकरण है। अगर 10 लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस शुरू करने में आसानी है, और उस बिजनेस की देखभाल ये आसान है, उस बिजनेस में लाभ के अवसर ये ज्यादा होंगे। इसलिए जरूरी होता है कि बिजनेस को कोऑपरेटिव बेसिस पर शुरू किया जाए। तो फंडामेंटल राइट रहे। फंडामेंटल राइट तो आपको कोई भी वृत्ति, आजीविका ये अपनाने का भी है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट, लेकिन व्यक्ति उस ओर बढ़े इसके लिए राज्य का प्रोत्साहन जरूरी होता है। जैसे राज्य प्रोत्साहन देता है, उन्होंने कहा कि ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट ये करना है, जो कि 46 में आएगा भी। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी नहीं कि महिलाओं को प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि यही देंगे, देयर में भी सेवरल मोड्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप महिला के नाम प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हम आपको इतने प्रतिशत स्टैंप पे छूट दे देंगे। अब लोगों ने स्वयं अपनी इच्छा से महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। अब एम्पावरमेंट खुद होगा। आप डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, छोड़ के चली जाएगी और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी उसी के पास जाएगी, क्योंकि आज की तिथि के मुताबिक जो जिसके नाम प्रॉपर्टी है वही उसका मालिक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में ऑटोमेटिकली कमी आएगी। तो किसी भी चीज के एम्पावरमेंट का एक ही तरीका नहीं होता, एक लक्ष्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में रख दिया गया। अनुच्छेद 46 हम लोग पढ़ेंगे। एक लक्ष्य रखा कि जो वंचित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए राज्य काम करेगा। कैसे करेगा ये राज्य के ऊपर छोड़ा है। जो राज्य का कार्यकारी अंग है, जो राज्य का विधायी अंग है, वो विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज ये बनाता है। ये अलग बात है कि आपका दिमाग उन सारी चीजों पर जाता ही नहीं। आपको तो हमेशा मुफ्तखोरी की आदत लगी है, और आपको सिर्फ एक ही बात दिखाई देती है कि कैसे भी मुफ्त में चीजें मिल जाएं, बस। इसके अलावा तो आपको कुछ एम्पावरमेंट या कोई सहायता ये दिखाई नहीं देती। सहायता के तो विभिन्न रूप हो सकते हैं। जैसे कहा था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कि पकौड़े तलना ये भी रोजगार का ही स्वरूप है। रोजगार के अवसर पैदा करने का मतलब ये नहीं होता कि सबको नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन मूर्ख है, लग गए फटाफट पोस्टें पढ़ना शुरू। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि अगर आप अपना कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है, हम आपको लोन दे देंगे, हम आपको जगह उपलब्ध करा देंगे, हम आपसे 2 साल तक जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है, हम 5 साल तक लोन की किस्त नहीं मांगेंगे आपसे, ठीक है। ये भी तो सहायता का ढंग है कि हम 5 वर्ष तक आपसे लोन की एक भी किस्त नहीं मांगेंगे। और जब आप 75% लोन चुका दोगे, तब
हम ये कह देंगे कि 25% माफ, ये भी तो अवसर पैदा करने का तरीका है। तो कैसे आप अवसर पैदा करेंगे, ये आप, लेकिन इंपावरमेंट होना चाहिए, ये अनुच्छेद 46 का लक्ष्य है। तो उन्होंने जहां फंडामेंटल राइट घोषित किया कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, वही 43B ये भी जोड़ा और क्या कहा, सहकारी समितियों का संवर्धन। वो ये नहीं कह रहे हैं कि यू मस्ट फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज योर लाइकिंग, लेकिन राज्य संवर्धन करेगा। और संवर्धन करने का तरीका क्या होगा, कहता राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्य करना, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। राज्य प्रयास करेगा कि लोग स्वैच्छिक विरचना करें, और जो स्वैच्छिक विरचना कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो वो स्वशासी कार्यकरण करे, इसका भी प्रयास करेगा, और उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे, इसका भी प्रयास करेगा, ठीक है। और वृत्तिक प्रबंधन ठीक रहे, इसका भी प्रयास करेगा। इसका प्रयास तो कैसे करेंगे, राज्य इसका प्रयास करेगा तो इसके प्रयास के अनेकों ढंग हो सकते हैं। हम ये कहेंगे कि अगर आप इंडिविजुअल लोन लेने आओगे, अगर आप अकेले अपने व्यापार को शुरू करने के लिए लोन लेने आओगे तो हम आपसे 5% ब्याज लेंगे, लेकिन अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली तो 4% लेंगे, ठीक है। तो हम आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की विरचना के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने कहा कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के आए तो 4%, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर भी आ गए और तुमने ये कहा कि अध्यक्ष तो हमारे ही घर का रहेगा हमेशा, तो नहीं देंगे। कम से कम उसके 100 मेंबर बनाइए, और 100 मेंबर उसके अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव करें, ठीक है, बहुमत से निर्णय हो, ठीक है। यानी स्वशासी कार्यकरण हो, लोकतांत्रिक पद्धति हो, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, इसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। नागरिकों पर कोई बोझ नहीं है, ठीक है, कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं जरूर, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन संवर्धन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हर तरीके का कानून बनता है। इसी बात पर आलोचना होती है ऑस्टिन और बेंथम की। ऑस्टिन कहते हैं कि कानून क्या है, बेंथम कहते हैं कानून क्या है, ये जितने प्रमाणवादी हैं, चाहे वो हालैंड हो, चाहे सामंड हो, चाहे ग्रे हो, चाहे ऑस्टिन हो, चाहे बेंथम हो, कोई हो, जितने प्रमाणवादी, केल्सन हो, हार्ट है, हार्ट थोड़ा अलग हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ट ने न्यूनतम नैतिकता की बात ये भी की है। बाकी हार्ट को छोड़कर जितने प्रमाणवादी, वो क्या कहते हैं कि कानून क्या है, कानून एक ऐसा मानक है जो आपसे, ठीक है, अपने द्वारा स्थापित स्टैंडर्ड, मानक की अंग्रेजी क्या है, स्टैंडर्ड। कानून एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो अपने द्वारा उपलब्ध कराए गए जीवन के तरीके से जीवन जिए जाने की अपेक्षा आपसे करता है, और साथ ही यह भी कहता है कि अगर आपने हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए जीवन जीने के तरीके से जीवन नहीं जिया तो हम आपको अनुशास्त्री यानी पेनाल्टी यानी सजा दे देंगे। और इसी बिंदु पर आलोचना होती है ऑस्टिन, बेंथम वगैरह की, कि कानून का स्वरूप ऐसा ही नहीं है, कानून का स्वरूप ऐसा भी है कि वो उत्प्रेरक है, वो आपको प्रेरणा देता है कि ऐसा करिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो किसी दंड की व्यवस्था नहीं करता। कानून बना देंगे हम कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनाकर आप आओगे, हम आपको बिजली में प्रेफरेंस देंगे, हम आपको जीएसटी में प्रेफरेंस देंगे, तो हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ। नहीं बनाओगे हम कोई दंड थोड़ा ही देंगे, मत बनाओ। तो चूंकि ऑस्टिन बेंथम इस रूप को कानून के पहचानने में विफल रहे, असफल रहे,
और किसी भी विचारक के स्तर पर यह असफलता या विफलता बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि विचारक की अपेक्षा होती है कि वो सारी चीजों पर विचार करके ही बात करें। हालांकि ये संभव नहीं, कल भी हम कह रहे थे कि मानो इसकी क्षमता सीमित है, ये कंप्लीट बात नहीं कर सकता, ये पूर्ण बात नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी विचारक संपूर्ण नहीं है। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है या एक पक्ष दिखाई देता है। अभी जब हम गाने सुन रहे थे तो बैठे बैठे मेरे ध्यान में यही आ रहा था कि हमें लगा कि दुनिया में, अगर भारत में फिल्मों ने सबसे बड़ा जो नुकसान किया, वो सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि भारत की जनता को पाखंडी बना दिया। गाना बज रहा था कि जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। आज तक किसी महल वाले को ये कहते सुना है कि साहब हमसे सड़क वाले क्यों जलते हैं? वो तो बड़े खुश हैं अपनी जगह। और ये मिस्टर जो गा रहे हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ खुद को गरीब दिखाकर गरीब जनता की भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि ये गाना जिस फिल्म का है, आप उस जमाने में पैदा ही नहीं हुए थे, हम भी बहुत छोटे थे, ठीक है। ये फिल्म सुपरहिट थी, ठीक है। तो जो हीरो हीरोइन इसमें काम कर रहे थे, उन्होंने इसमें काम करने के बहुत सारे पैसे लिए और उन्होंने ये गाना गाया है, और इसलिए कि वे भी महलों में रह सकें इसलिए गाया है। उनकी इच्छा सड़क पर चलने की नहीं है, महलों में ही रहने की है। और सिर्फ गरीब जनता के मन में, ठीक है, जो उसकी स्थिति है उसके प्रति असंतोष पैदा न हो, इसके लिए इस प्रकार का एक सेडेक्टिव, एक बेहोशी की दवा सी उसे दी गई, ताकि जो गरीब जनता है उसे ये लगने लगे कि हमसे तो महलों वाले चलते हैं, फिर वो महल में जाने का कभी प्रयास नहीं करेगी। इसीलिए भारत में गरीबी स्थायी हो गई और एक पाखंड ये भी शुरू हो गया, ठीक है। आप कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि महलों में तो खुद जाना चाहते हैं, खुद को गरीब दिखा रहे हैं, जबकि आप गरीब नहीं हैं, ठीक है। वो हीरो हीरोइन जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो गरीब तो नहीं है, तो महलों में ही रह रहे हैं। और वो जो उन्हें देख रहे हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं, और सड़क पर चलना ये बहुत अच्छी बात है, ये स्थापित किए दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं कि जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों चलते हैं, ये इसके मन में ये डालना है अप्रत्यक्ष रूप से कि मानो सड़क पर चलना बहुत अच्छी बात है, महल में रहना तो बहुत खराब बात है। अगर ऐसी ही बात है तो तुम क्यों रह रहे हो? अब आम जनता, उसका मन प्रसन्न हो गया इस गाने को सुनकर, क्योंकि वो गरीब है, ठीक है। और उस देख वो ये भी रही कि ये जो गा रहे हैं ये भी अमीर है, तो उसने दोहरा जीवन जिया जा सकता है, ये मैसेज यहां से ग्रहण कर लिया कि दोहरा जीवन जिया जा सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और वो ये भी देख रही कि ये जो अमीर हैं और गरीबी का गाना गा रहे हैं, ये समाज में सम्मानित भी हैं, ये भी देख रही। तो अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज वहां से आ रहा है कि दोहरा और पाखंडी जीवन जीने से, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता, सोसाइटी आपका सम्मान करती रहती है। आप खुद को गरीब दिखाओ, वास्तव में अमीर हो जाओ, ठीक है, इस पाखंड के साथ भी जिया जा सकता है, दोहरा जीवन जिया जा सकता है, और उसमें समाज से सम्मान भी अर्जित होता है। ये सीख लिया जनता ने, अप्रत्यक्ष जो मैसेज आ रहा है, और इसके कारण गरीबी से संघर्ष करके अमीर हो जाने की जो संभावना थी वही खत्म हो गई। इसलिए हिंदुस्तान में गरीबी स्थायी हो गई है, और चूंकि अधिकांश जनता गरीब होती है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो चीजों के पक्ष आपको दिखाई न देते हो ये अलग बात है, लेकिन चीजों में विभिन्न पक्ष होते हैं। तो उसने ये कहा कि राज्य संवर्धन करने का प्रयास करेगा। संवर्धन एक ही तरीके का नहीं होता, ठीक है, कि हम आपसे कहें कि डंडे मारेंगे नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, ठीक है। और ये हम कह भी नहीं सकते, जब फंडामेंटल राइट है तो राइट का तो
अर्थ यह है कि बाकी सब में कर्तव्य है, हम अपने, ठीक है, राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो सामर्थ्य के रूप में, अगर हाफिल्ड का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सामर्थ्य के रूप में, विशेषाधिकार के रूप में आपको प्राप्त है। चाहो तो एंजॉय करो, चाहो तो मत करो, ठीक है। तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाएंगे तो राज्य को दंड नहीं देने वाला, लेकिन उसका का संवर्धन करने का प्रयास करेगा, बिकॉज इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंपावरमेंट। ये आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने का एक साधन है और वो लक्ष्य है भारतीय राज्य व्यवस्था का, जो आपका उद्देशिका में घोषित हुआ, ठीक है। इसलिए 43B 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाए और इससे अनुच्छेद 19(1)(c) उसे भी इन्होंने अमेंड किया है और 43B भी जोड़ा है, ठीक है ना। इसके बाद कहते हैं 45, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। कहते हैं राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए, ठीक है, उपबंध करने का प्रयास करेगा। 6 वर्ष की आयु तक उन्होंने कहा है कि क्या करेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा। अप टू 6 ईयर, केवल इतना ही रखा है। और चूंकि अब तो 21A आ गया फंडामेंटल राइट के रूप में, तो वहां तो 14 साल तक फ्री शिक्षा देने का उपबंध आ ही गया, लेकिन अभी भी 45 तक उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। सिर्फ इतना ही कहा है, ठीक है। तो 45 अब 21A आ गया, तो उसके कारण से बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कि अप टू 6 ईयर। और इसको पढ़ते हैं आपका किसके साथ, 23-24, ठीक है, 15-3, इन अनुच्छेदों के साथ जो पढ़ा जाता है इसको, तो बच्चों की देखरेख के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रकार के उपबंध करने में सहायता मिलती है। तो यह अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध करता है। इसके बाद अच्छा, बीच में 44 छोड़ दिया, ठीक है। 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब बना तब यह उपबंध जोड़ा गया, ठीक है। संविधान सभा में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाई जाए, इस विषय पर काफी मतभेद ये बना हुआ था, लेकिन इसके बाद भी मूल संविधान में ही अनुच्छेद 44 रखा गया है। क्योंकि आप ये कहें कि सिर्फ इसलिए हम समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे कि हमारे पर्सनल लॉ अलग हैं, तो सबके पर्सनल लॉ अलग है। फिर तो ईसाइयों का पर्सनल लॉ वो अलग है, हिंदुओं का पर्सनल लॉ वो अलग है, ठीक है, मुसलमानों का पर्सनल लॉ वो अलग है, सिखों का पर्सनल लॉ वो अलग है, सबका पर्सनल लॉ अपना अलग है। और जब आपने ये घोषित किया अनुच्छेद 15 में कि राज्य अपने नागरिकों में धर्म, जाति, मूल, वंश और फलाने जो वहां ग्राउंड दिए हैं, इनके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ठीक है, कोई विभेद, ये शब्द आया है। तो फिर कानूनों के क्षेत्र में विभेद ये कैसे हो सकता है? कोई विभेद नहीं होगा। तो आप पर्सनल लॉ अलग प्रकार का अपने लिए बना रहे, इसकी मांग करें, और दूसरों के लिए पर्सनल लॉ अलग हो।
ये बात ही कैसे चल सकती है? ये तो बात ही नहीं चल सकती। ये तो बात शुरुआत से ही गलत है। पर्सनल लॉ कानून के उस भाग को कहते हैं जो आपके जीवन के वैयक्तिक भाग को विनियमित करता है। आपके जीवन का वैयक्तिक भाग शादी है, तलाक, ठीक है, भरण पोषण, उत्तराधिकार, ये आपके अपने जीवन से जुड़े हुए क्षेत्र माने जाते हैं। इनका संबंध सिर्फ आपसे होता है या आपके जो परिवारिक जन, आपके जो संबंधी हैं उनसे होता है। इसका संबंध शेष समाज से नहीं होता। दांडिक विधि समाज के प्रति, ठीक है, उन्मुख है, समाज में शांति बनी रहे इसके लिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देश की राज व्यवस्था इससे संबंधित है, ठीक है ना। राज व्यवस्था कैसे स्थापित हो, कैसे ठीक प्रकार से चले, इससे ताल्लुक रखती है। संपत्ति का अंतरण, ठीक है ना, टीपीए, वो संपत्ति के अंतरण से संबंधित है, और वो भी संपत्ति का ऐसा अंतरण जो हस्तांतरण के माध्यम से होना है, ठीक है। वसीयती या विधिक अंतरण ये वहां नहीं है। हम लोग टीपीएम पढ़ते हैं सेक्शन 5 में, वहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन बताता है, और सेक्शन 5 में लिखता है कि जब एक व्यक्ति जो कि जीवित है, एक जीवित व्यक्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को, या कई सारे जीवित व्यक्ति कई सारे जीवित व्यक्तियों को संपत्ति में का एक हित या उन्हें संपत्ति में जितने हित प्राप्त हैं सबका हस्तांतरण करते हैं, तब यह कहा जाता है कि संपत्ति का अंतरण हुआ। और यही लाइन है जिसके कारण से यह कहा जाता है कि वसीयती अंतरण और विधिक अंतरण को टीपीए लागू नहीं है, वो हस्तांतरण को लागू है। संविदा विधि है, वो संविदा से संबंध रखती है, अकृत्य है, अकृत्य से संबंध रखता है। पर्सनल लॉ का मतलब हुआ जो आपसे संबंधित है। आप शादी करोगे नहीं करोगे आपका पर्सनल आउटलुक है, तलाक होगा नहीं होगा आपके पर्सनल आउटलुक है, ठीक है। आपने जो संपत्ति अर्जित की है, चाहे कमाई हो चाहे पैतृक हो, वो आप किसे दोगे, आपका अपना आउटलुक है। तो पर्सनल लॉ ये व्यक्ति के अपने विचार से संबंधित है। तो आप कहें फिर राज्य इसमें हस्तक्षेप क्यों करेगा, ठीक है। फिर एक बड़ा सहज स्वाभाविक सवाल उठता है कि फिर राज्य इसमें हस्तक्षेप क्यों करेगा। जो पर्सनल है, नागरिक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, तो आपको इससे दिक्कत क्या। हम शादी करें न करें, करें तो कैसे करें, ठीक है ना। क्योंकि शादी का जो कानून है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है या जो मुस्लिम मैरिज को परफॉर्म करने का तरीका है, तो वो इससे संबंधित नहीं है। वो ये नहीं कहता कि प्रत्येक हिंदू को विवाह करना ही होगा, मुसलमान को विवाह करना ही होगा, ये नहीं कहता। लेकिन अगर करेंगे आप तो कैसे करेंगे ये बताता है, ठीक है ना। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 ही तो है, ठीक है, सेक्शन 7 ही है। वो ये बताता है कि कैसे करेंगे, अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे। और जो हिंदू विवाह करना चाहता है उसकी अपनी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये सेक्शन 5 बताता है। उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, सारी बातें बताता है, ठीक है। तो आपको वैसे ही करना होगा, ये बता रहा है। तो जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है विवाह का, वो कानूनों से निर्धारित होता है।
करेंगे आप, नहीं करेंगे आपकी सोच में। यही मुस्लिमों के साथ है, इजाब कबूल फिक्स, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ मेहर, ठीक है, ऑल ऑफ दिस मस्ट बी परफॉर्म्ड, ठीक है, एट द सेम टाइम एंड इन अ सिंगल मीटिंग। तो बड़ा सीधा सवाल उठता है कि अगर ये नागरिकों के अपने जीवन से संबंधित है तो राज्य को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या है? और ये सवाल बड़ा कॉमन है, जो फेसबुकिया लिखते हैं तो इसी पर लिखते हैं। सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि हम अपने नागरिकों में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान, इसके आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे, तो मौलिक विभाजन तो दो ही हैं, ठीक है। सृष्टि में मौलिक विभाजन दो हैं, स्त्री और पुरुष, इसके अलावा कोई मौलिक विभाजन है ही नहीं, ठीक है। मौलिक विभाजन तो दो ही हैं, और ऐसा नहीं जो पुरुष दिख रहा है उसमें स्त्री नहीं है, और जो स्त्री दिख रही है उसमें पुरुष नहीं है। कई बार यह भी हो सकता है। मौलिक विभाजन हमने कहा है, बहुत महीन पर बच जाइए, ठीक है। मौलिक विभाजन का मतलब यह हुआ कि जो स्त्रियोचित गुण माने गए हैं वो पुरुष में हो सकते हैं, और जो पुरुषोचित गुण माने गए हैं वो स्त्री में हो सकते हैं। तो प्रारूपिक तौर पर कोई पुरुष और स्त्री हो सकता है, लेकिन तत्व में देखें तो पुरुष स्त्री भी हो सकता है और स्त्री पुरुष भी हो सकती है। लेकिन मौलिक विभाजन फिर भी दो ही रहते हैं, स्त्री और पुरुष, इसके अलावा कोई मौलिक विभाजन नहीं है, ठीक है। तो सवाल यह है, जब आपने ये कहा कि लिंग के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर और आपने क्या कहा प्रियम्बल में कि हम भारत के समस्त नागरिकों को, तो स्त्री और पुरुष दोनों नागरिक हैं, क्योंकि मौलिक विभाजन ही दो है, दो में मौलिक विभाजन है, ठीक है। दो में मौलिक विभाजन क्यों है, यह आगे का सवाल है। दो में मौलिक विभाजन इसलिए है क्योंकि दो से ही चीजें चलती हैं। आप दो टांगों से चलते हैं, ठीक है ना, अगर एक टांग से चलना चाहो नहीं चल पाओगे, दो से ही चीजें चलती हैं, इसलिए मौलिक विभाजन दो है, ठीक है, स्त्री और पुरुष। आपने प्रियम्बल में कहा कि हम भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। और जो सामाजिक न्याय की व्याख्या हुई वो क्या हुई? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये हुई। तो अगर मैट्रिमोनियल लॉ या कोई पर्सनल लॉ किसी भी नागरिक का इस ढंग का है कि वो भारत के किसी भी नागरिक को डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट दे रहा है, व्यक्ति की जैसी गरिमा होनी चाहिए, ठीक है, उस गरिमा से नीचे का व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, तो उस पर्सनल लॉ को चलने कैसे दिया जा सकता है? वो तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपने क्या कहा? आपने कहा हम ऐसी बंधुता सुनिश्चित करेंगे, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है ना। और अनुच्छेद 21 में आपने यह भी कहा कि प्राण की स्वतंत्रता का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन, सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, फ्रांसिस कोरेली में आया। तो जब आपने ये कहा कि हम सबको गरिमापूर्ण जीवन ये देंगे, तो अगर किसी धर्म में, ठीक है, प्रचलित जो वैयक्तिक विधि पर्सनल लॉ है वो पुरुष को 4 शादी की इजाजत दे रही है, तो ये तो तय है कि जो सेकंड वाइफ आती है, ये जो थर्ड वाइफ आएगी या जो फोर्थ वाइफ आएगी, इनमें डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट तो हो गई होगा,
ये तो तय है। क्योंकि आपने एक पत्नी के रहते हुए जैसे ही दूसरी पत्नी लाने का विचार मन में आप लाए, तो पहली के प्रति गरिमापूर्ण जीवन ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता, तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। तो आपको इसकी इजाजत क्यों मिले? ठीक है ना, क्यों मिले? आप तलाक सिर्फ बोलकर दे देंगे, जब मन आए तब दे दो, ठीक है, ये तो नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि आप ये कहते हैं हमें अपने धर्म से इजाजत मिली, तो पहली तो यही बात गलत है कि धर्म से इजाजत मिली, पहली तो यही बात गलत है, धर्म से नहीं मिली है। ठीक है, आपके पर्सनल लॉस का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि धर्म तो सिर्फ इतना ही कहता है, अगर इस्लाम की बात करें, क्योंकि मुख्यतः मुसलमानों की ही आपत्ति है कॉमन सिविल कोड पर, बाकी समाज की नहीं है, या अगर है भी तो उतनी प्रखर और मुखर नहीं है जितनी मुसलमानों की है। तो धर्म आपकी इजाजत नहीं देता, धर्म तो सिर्फ इतना कहता है कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ता, हज रोजा नमाज ज़कात और तौहीद पर ईमान लाता है वो मुसलमान है, बस, इसके अलावा कुछ भी इसेंशियल नहीं है। ये जरूरी नहीं तुम 4 शादी करो, ये भी जरूरी नहीं तुम 3 तलाक दो, ये जरूरी नहीं है मुसलमान होने के लिए। इसलिए इसका आपके धर्म से कोई ताल्लुक है बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, किसी सूरत नहीं है। आप कहते रहोगे तो कहने से सत्य परिवर्तित तो नहीं होता, ठीक है, कहने से सत्य बदलता नहीं है। और आपको अनुच्छेद 25 में जो गारंटीड हुआ, वो क्या गारंटीड हुआ? अपने धर्म के पालन, उसके प्रचार, ठीक है, इसको करने का अधिकार गारंटीड हुआ, वो भी सदाचार, स्वास्थ्य, ठीक है, और लोक व्यवस्था इसके अधीन रहते हुए, ठीक है, वो भी कंप्लीटली नहीं। और वहां भी लिखा है कि राज्य सेकुलर एक्टिविटीज के संबंध में, धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के संबंध में विधायन कर सकेगा। तो विवाह एक धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, उसका धर्म से तो कोई ताल्लुक नहीं, तलाक इसका धर्म से तो कोई ताल्लुक नहीं, उत्तराधिकार इसका धर्म से तो कोई ताल्लुक नहीं, भरण पोषण इसका धर्म से तो कोई ताल्लुक नहीं। तो यह अनुच्छेद 25 में किस ढंग से शामिल किया जा सकता है कि आप एक विशेष धर्म के अनुयायी होने के कारण अपने विशेष प्रकार के कानूनों से शासित होंगे, और वे कानून वो भी ऐसे हैं जो लिंग के आधार पर भेदभाव पूर्ण हैं, ठीक है ना, जो ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर अगर सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की आजादी होगी, ठीक है, तो देश का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, ये ठीक है। लेकिन अगर सबको, क्या होगा कि ऐसी धार्मिक परंपराओं के साथ जीने की इजाजत दे दी जाए जो आज के समय में ठीक नहीं मानी जा सकती, तो देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, यह माना कैसे जा सकता है? भाई, देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, ये तो इसीलिए माना जा रहा है ना, क्योंकि अनुच्छेद 25 में यह कहा कि आपके धर्म की स्वतंत्रता भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसके अधीन होकर मिलेगी। यानी अगर आपके धर्म में भी कुछ है ऐसा जो लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य इसके प्रतिकूल है, तो आपको उसका पालन धर्म का भाग होने के बाद भी नहीं करने दिया जाएगा। यही तो इसका मतलब हुआ, और इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा है। आपको धर्म के उस भाग का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य द्वारा स्थापित आदर्शों के अनुकूल है, ठीक है ना। यही तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ।
और जो सेकुलर पार्ट है, ठीक है, जो धर्म से संबंधित दिखाई देता है, उसके संबंध में तो आपको कोई हक मिला ही नहीं, उसके संबंध में तो राज्य विधायन करेगा ही। इसीलिए संविधान सभा में जब मुस्लिम सदस्यों ने अनुच्छेद 44 को शामिल करने पर आपत्ति उठाई, तब इस आपत्ति को नहीं माना गया और अनुच्छेद 44 को यहां रखा गया। दो तीन तर्क प्रमुख रूप से संविधान सभा में दिए गए कि एक तो यह कि अधिकांश हिस्सा कानूनों का वो एक समान हो ही गया है, संविदा से संबंधित, ट्रांसफर प्रॉपर्टी से संबंधित, अपकृत्य से संबंधित, यानी कानूनों का जो अधिकांश हिस्सा है, केवल एक छोटा सा भाग पर्सनल, वो अलग अलग अभी भी बना हुआ है। उसके संबंध में भी क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सरकार तब तक, क्योंकि सरकारें बहुमत में होती है, नॉर्मली कहा जाता विधायिका कानून बनाएगी, नॉर्मली तो सरकार का ही कानून होता है क्योंकि सरकार बहुमत में है हमेशा विधायिका में, और नॉर्मली कोई भी सरकार क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो तब तक समान नागरिक संहिता की ओर नहीं बढ़ेगी जब तक कि देश में कॉन्सेंसस यानी सहमति का वातावरण न बन जाए। इसलिए अनुच्छेद 44 में अगर यह प्रावधान किया जाए कि कॉमन सिविल कोड राज्य बनाने का प्रयास करेगा, तो यह कोई किसी भी ढंग से खतरनाक बात नहीं है। ठीक है, पहली चीज अनुच्छेद 44 को यहां रखने का जो जस्टिफिकेशन है वो ये है, क्योंकि एकदम दवाई अगर किसी को पिलाओगे तो दवाई कितनी भी स्वास्थ्यवर्धक हो वो प्रतिरोध करेगा, और प्रतिरोध ठीक बात नहीं होती। इसलिए अनुच्छेद 44 यहां राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है, लेकिन यह राज्य की नीति का निर्देशक तत्व है, ठीक है ना। तो इसे भी लागू करना राज्य का कर्तव्य है। आप 39B और C लागू करने के लिए तो 31C अमेंड कर दोगे, और अनुच्छेद 44 लागू करने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करोगे। आप 39A लागू करने के लिए तो एक्ट बनाओगे और लीगल एड के कार्यक्रम चलाओगे। तो 44 लागू करने के लिए हमने मान लिया कि चलो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, इनेक्टमेंट की ओर हो सकता है, लेकिन कॉमन सिविल कोड बढ़िया चीज है, क्या यह बताने का प्रयास भी किया? अरे भाई ये तो कर किया जा सकता था। उलट है, पूरे देश में ऐसे वातावरण बनाया जाता है मानो कॉमन सिविल कोड की बात करना सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है, कुछ गलत बात है ऐसे। ठीक है, आप देख लो कहीं भी, हो सकता है इस वीडियो में हमें गालियां भी मिले, ठीक है ना। ऐसे वातावरण बना दिया गया, और वो भी राज्य के लोगों द्वारा। तो इसे एक वर्ग का तुष्टीकरण ना माने तो क्या माने भाई? इसे एक वर्ग का तुष्टीकरण ना माने तो फिर क्या माने? चलिए, आपने बनाया नहीं, यहां तक हमने मान लिया, लेकिन उस दिशा में कोई प्रयास ये भी नहीं किया, कोई प्रयास। आप सेमिनार आयोजित कर सकते थे, ठीक है, आप लीगल लिटरेसी के प्रोग्राम चला सकते थे, आप जो आपने विधिक सहायता के लिए बनाए उसी में एक कार्यक्रम ला सकते हैं कि आप जगह जगह कैंप लगाएंगे। उसी एक्ट में प्रोविजन हो सकता था कि आप जगह जगह कैंप लगाएंगे, सबको बताएंगे कि कॉमन सिविल कोड अच्छी चीज है और उसका कोई संबंध धर्म से नहीं है। आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। तो काम, और वो भी उस दशा में, ठीक है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, आपका जॉर्डन दियांगदे वर्सेस एसएस चोपड़ा, ये पहला मुकदमा, ठीक है, कई मुकदमों में कहा है, दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है, जॉर्डन दियांगदे वर्सेस एसएस चोपड़ा। दूसरा, वो तो आपको भी सबको खूब मालूम है, शाहबानो बेगम वर्सेस, ठीक है, वो कौन, अहमद शाह करके है,
ठीक है। तीसरा, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दीज आर द केस लॉज जिनमें विभिन्न स्वरों में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है, विभिन्न स्वरों में यह निर्धारित किया। इसके बावजूद संविधान के लागू होने के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी कॉमन सिविल कोड की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी। तो कॉमन सिविल कोड क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसने कुछ नीति के निर्देशक तत्व स्वीकार किए हैं, और नीति के निर्देशक तत्व ये कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और कॉमन सिविल कोड इसलिए होना चाहिए क्योंकि राज्य के ऊपर यह कर्तव्य है कि वो क्या करे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको उपलब्ध कराए। और सामाजिक न्याय का अर्थ हुआ कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको उपलब्ध रहे, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की समता, और वो हर क्षेत्र में, केवल किसी एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में। और प्राण की स्वतंत्रता का जो अर्थान्वयन आया है वो व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन, इसके नाते आया। और कॉमन सिविल कोड के बिना जो महिला नागरिक, ठीक है, उनके गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाई कॉमन सिविल कोड होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये सामाजिक न्याय और जेंडर जस्टिस का मामला है, ठीक है ना। आप लोगों को तो सामाजिक न्याय केवल रिजर्वेशन बता दिया गया कि वो सामाजिक न्याय है, वो भी है, ठीक है, लेकिन वो एकमात्र चीज नहीं है। सामाजिक न्याय का अर्थ हुआ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये हुआ, ठीक है। और इतने केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, सरला मुद्गल उसमें क्या है, हिंदू पति मुसलमान हो गया इसलिए ताकि वो दूसरी शादी कर सके, ठीक है। अब ये मसला हिंदू पत्नी ने 494 इंडियन पिनल कोड उसके अंतर्गत द्विविवाह के अपराध के लिए अभियोजित किया। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि वो तो मुसलमान हो गया, मुसलमान 4 शादी कर सकता है, तो 494 में अभियोजन चलेगा नहीं। तब सरला मुद्गल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जो विवाह जिस विधि में हुआ उसी विधि में ही उस विवाह को समाप्त होना चाहिए। पहला विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हुआ, तो पहला विवाह हिंदू मैरिज एक्ट में ही जब विखंडित हो जाए तब ये दूसरी शादी कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बाइगेमी का अपराध किया, और उसमें उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए ताकि इस ढंग की समस्याएं ना आए। और पहली बार ये बात कब कही, जॉर्डन दियांगदे वर्सेस एसएस चोपड़ा, उसमें पहली बार कहा, शाहबानो केस में दोहराया, ठीक है, कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। सरला मुद्गल में फिर कहा, डेनियल लतीफी में फिर कहा। हालांकि लिली थॉमस आते आते ये तो कहा कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन ये कहा कि सरला मुद्गल में हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है विधायिका को कि वे कॉमन सिविल कोड बनाए, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया। तो ये कोई नई बात नहीं थी, डायरेक्शन तो वो दे भी नहीं सकते कानून बनाने के लिए विधायिका को, ठीक है, उनका क्षेत्र ही नहीं है, विधायिका चाहे तो बनाए। तो कॉमन सिविल कोड ये राज्य की नीति का निर्देशक तत्व है। राज्य की नीति इस दिशा में चलनी चाहिए कि कॉमन सिविल कोड हो। और हिंदू, ठीक है, पर्सनल लॉ जो था उसे कोडिफाइड कर भी दिया, हिंदू मैरिज एक्ट, और आपका सारी चीजें ले आए। तो अब ये सरकार कॉमन सिविल कोड की दिशा में काम कर रही है, उत्तराखंड में तो लागू भी कर दिया, ठीक है। हो सकता है कुछ दिनों में पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो, लेकिन जब लागू होगा तो आप देखेंगे ऐसा वातावरण बनेगा मानो सरकार ने कुछ बहुत गलत कर दिया हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और ये होना ही चाहिए किसी भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के भीतर।
ठीक है, अब अगला अनुच्छेद 46। इस अनुच्छेद 46 कह रहा है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्ग को विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के, खाली किसी एक विशेष प्रकार के शोषण का जिक्र नहीं हुआ, उसने कहा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। और क्या करेगा? विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा उनके हितों की। उनके हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करनी है, सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करनी है और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से उनकी संरक्षा करनी है। सामाजिक अन्याय से संरक्षा करनी है, सभी प्रकार के शोषण से संरक्षा करनी है और उनके सभी प्रकार के हितों की अभिवृद्धि करनी है। और हितों की अभिवृद्धि करते समय विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। और किसका? दुर्बल वर्गों का। दुर्बल वर्गों में भी स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, स्पेसिफिकली ये कहा। तो सबसे पहले दुर्बल वर्ग ये कौन है? ठीक है, तो दुर्बल वर्ग, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस चलता है, तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है, मेट्रोज में जो रह रहे हैं उनकी अपेक्षा दुर्बल वर्ग वो माना जाएगा जो नगरों में रह रहा है। ठीक है, नगरों में रहने वालों की अपेक्षा दुर्बल वर्ग में वो मान लिए जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उनकी अपेक्षा दुर्बल वर्ग उन्हें माना जाएगा जो आदिवासी और गिरिवासी हैं, यानी पहाड़ों में रह रहे हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर हम आर्थिक क्षमता की बात करें तो मेट्रोज में जो रह रहे हैं उनकी आर्थिक क्षमताएं ज्यादा हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिलता है कि मेट्रोज के निवासी की तुलना में नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले दुर्बल वर्ग। तो दुर्बल वर्ग इस शब्द की व्याख्या करते समय हमें यह देखना होगा कि हम किस क्षेत्र के लिए दुर्बल वर्ग, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, किस क्षेत्र के लिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन का क्षेत्र है, उसमें महिलाओं को हम, ठीक है, रिजर्वेशन ज्यादा दे देंगे तो वो तो 15(3) से भी संरक्षण पा जाएगा। और अनुच्छेद 46 वो भी ये कह रहा है कि दुर्बल वर्ग, ठीक है, विशिष्टतया स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, किन्हीं विशेष मामलों में, ठीक है, आदिवासियों को हमने कहा तो आदिवासियों में शेड्यूल्ड कास्ट भी आ गए, शेड्यूल्ड ट्राइब भी आ गए, ओबीसी भी आ गए, सवर्ण भी आ गए, सब आ गए। ठीक है ना, सब आ गए। किसी विशेष क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि हम आदिवासियों को प्रीफर करेंगे, तो तेंदुपत्ता है, बीड़ी बनती है उससे। ठीक है, तेंदुपत्ते के व्यापार में हम आदिवासियों को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अमुक सुविधाएं सिर्फ आदिवासियों को मिलेंगी जो तेंदुपत्ते के व्यापार में लगे होंगे, तो उसमें फिर सभी आ गए। ठीक है ना, तो दुर्बल वर्ग शब्द का प्रयोग है। और दुर्बल वर्गों में भी स्पेसिफिकली है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके लिए विशेष सावधानी से उनके हितों की अभिवृद्धि हो। अच्छा, उनके हितों की अभिवृद्धि सिर्फ इतना कह देते तो भी बात खत्म हो जाती, क्योंकि हित की अभिवृद्धि में यह भी शामिल होता है कि उनकी अन्याय से रक्षा की जाए, यह भी तो हित की अभिवृद्धि है। सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा की जाए, यह भी हित की अभिवृद्धि है। लेकिन बात को क्लियर कर दिया जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों बातें उन्होंने अलग अलग कर दी और तीनों बातें बताई हैं। ठीक है, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय
उसने इसकी व्याख्या करते हुए यह भी कहा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये शामिल है, ठीक है, वितरणात्मक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस ये शामिल है, ठीक है ना, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय ये शामिल है ही है, क्योंकि सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करोगे तो आर्थिक न्याय घटित होगा ही होगा, ठीक है। तो दुर्बल वर्ग स्पेसिफिकली, अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया, रिजर्वेशन वो तो हुआ ही है, ठीक है, वो तो हुआ ही है। आपने देखा था इंदिरा साहनी उसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को, ठीक है, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड रूल को सही बताया था, शायद प्रमोशन में रिजर्वेशन उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, कैरी फॉरवर्ड रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था, संभवतः ऐसा है, विस्मृता भी हो सकता है, मतलब याद नहीं है मैं कि प्रमोशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था या कैरी फॉरवर्ड को, एक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, एक को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। तो फिर 16(4)A, 16(4)A, 16(4)B ये लाए गए और कैरी फॉरवर्ड रूल और प्रमोशन में रिजर्वेशन दोनों को फिर से 93वां शायद 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे शामिल किया, फिर 15(5) बना दिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उन्हें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन दिया जा सकेगा, ठीक है, शायद 93 में से ये शामिल किया, 16(4)A और 16(4)B शायद 87 में से शामिल किया है, ऐसे हो सकता है, देख लेंगे, ठीक है, और उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल माना है, ठीक है, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी के आधार पर उन्हें चुनौती दी गई, किसके कारण से, 46 के कारण, ताकि स्पेसिफिकली विशिष्टतया सामाजिक और आर्थिक अन्याय से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रक्षा करने का दायित्व तो राज्य पर है, इससे 16(4)A, 16(4)B ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कहा है, तो वो तो हुआ ही है, रिजर्वेशन वो तो इसके आधार पर दिया ही गया है। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा दुर्बल वर्ग के हितों की, तो दुर्बल वर्ग के हितों के की अभिवृद्धि के उदाहरण कम हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पक्ष में किए गए कामों के उदाहरण ज्यादा हैं, ठीक है। तो जैसे आप जड़े देखेंगे तो वहां ये लिखा है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ये अपनी भूमि का ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास एक निश्चित मात्रा में भूमि न बची हो। तो हित की अभिवृद्धि ऐसे भी की जाती है कि जबरदस्ती आपको कुछ काम करने से रोक दिया जाता है जो आपके लिए अहितकर होता है, ठीक है ना। तो चूंकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उसके हित की अभिवृद्धि विशेष सावधानी से करने का दायित्व तो राज्य के ऊपर है, इसलिए इन प्रावधानों को ठीक माना गया है, क्योंकि हित की अभिवृद्धि करनी, हित की अभिवृद्धि जब करना मेरा दायित्व है तो फिर आपकी इच्छा के विपरीत जाकर भी हित की अभिवृद्धि कई बार होगी। जिसे गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में लिखा है कि बच्चा भले ही कह रहा है कि हम अमुक संरक्षक के पास रहेंगे, वो संरक्षक मां या पिता कोई भी हो सकता है, बच्चे की इच्छा का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन बच्चे का कल्याण ये सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कोर्ट ये देखेगा कि बच्चे का कल्याण क्या उसकी इच्छा के साथ जाने में है या नहीं है। अगर न्यायालय ये पाएगा कि बच्चे की इच्छा के साथ जाने में बच्चे का कल्याण नहीं है तो बच्चे की इच्छा का उल्लंघन भी किया जाएगा, क्योंकि विशेष सावधानी के साथ SC ST वर्ग के हितों की विशेष अभिवृद्धि करने का दायित्व तो राज्य पर है। तो अगर वे अपनी इच्छा से अपनी जमीन ट्रांसफर भी करना चाहते हैं खेती योग्य, क्योंकि वो जीविका से जुड़ा हुआ मसला है, मकान आप हटा भी दोगे तो खेत में रह लोगे, लेकिन खेत अगर हटाओगे तो हो सकता भुखमरी की ही स्थिति है। इसलिए इस ढंग के प्रावधान बने हुए कि जब तक आपके पास शायद 21.5 बीघे, ठीक है, ऐसे करके कुछ है, ठीक है, उतनी जमीन बचेगी नहीं तब तक आप अपनी भूमि को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और वो भी आप करेंगे तो किसे, SC ST
वर्ग में आने वाले व्यक्ति को ही। और ये ठीक है चीजें कैसे मानी गई? नहीं, विद परमिशन शायद सामान्य को भी कर सकते हैं, संभवतः विद परमिशन शायद सामान्य को भी कर सकते हैं। हाँ, एससी एसटी के लिए परमिशन की तो कोई जरूरत है नहीं। एससी अगर किसी सामान्य को करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन तब मिलेगी जबकि उनके पास एक निश्चित मात्रा में भूमि बचे, वो मात्रा शायद 21.5 बीघे है। ठीक है, तो ये विशेष सावधानी से, क्योंकि उनके हितों की रक्षा करने का दायित्व तो राज्य पर रखा गया, इसलिए प्रावधान ठीक माने गए। और इनके आधार पर 14, 15, 16 इन सब की व्याख्या होती है। 16(4)A, 16(4)B, 15(5) ये सब जोड़ा जाना भी कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। तो 46 दुर्बल वर्ग इसकी बात करता है। ठीक है, और दुर्बल वर्ग केवल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास यही नहीं माना जाता। दुर्बल वर्ग आपका इसकी जो तुलनात्मक अध्ययन करके दुर्बल वर्ग अन्य भी माने जा सकते हैं। ठीक है, फिर कहता 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य। ठीक है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, पोषाहार का स्तर, कहता है राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ठीक है ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रयास करेगा। सबसे पहले लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, इसे ऊपर लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, पोषाहार स्तर, तो पोषाहार स्तर ऊपर लाने का प्रयास आप देखेंगे आंगनबाड़ी में वो बाल पुष्टाहार और सारी चीजें बंटवाते हैं। ठीक है, या जैसे सोयाबीन मानिए लगा, साइंटिस्टों ने बताया कि साहब इसमें प्रोटीन ज्यादा है और प्रोटीन मिलना चाहिए, तो सोयाबीन की जो खेती करेगा उसे हम इतने इतने इस प्रकार की सुविधाएं देंगे। ठीक है, दाल प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि उसमें होता है, और जो शाकाहारी हैं उनके लिए दाल ही प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो दालों की खेती को हम बढ़ावा देंगे। कोई यही नहीं कि मुफ्त दाल बांटेंगे, ये भी है मुफ्त दाल बांट देंगे, लेकिन वही हमने कहा कि यहां तो सिर्फ आदर्श और लक्ष्य है, इसका वर्णन हो रहा, और उस तक या उस दिशा में जाने का आपका कर्तव्य है। इस प्रकार का समादेश यहां लिखा जा रहा है। उस आदर्श तक और ठीक है उस समादेश का पालन आप किस तरह करोगे ये आप पर छोड़ दिया। ठीक है ना, आप पर, यानी जो सरकारें आएंगी, जो विधायिका कॉन्स्टिट्यूट होगी, उन पर छोड़ दिया। आप मुफ्त बांटोगे, खेती को बढ़ावा दोगे। ठीक है, जैसे आपके बजट आता है तो देखते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि बजट इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा दिया है जिससे दूरगामी ठीक है सुधार होंगे। तो दूरगामी सुधार क्या? हमने कहा कि दाल की खेती को हम बढ़ावा देंगे। तो दाल की खेती को जब हम बढ़ावा देंगे तो मुफ्त हमने कुछ नहीं दिया, मुफ्त आपको 2 किलो दाल नहीं बांट दी, हमने खेती को बढ़ावा दिया। और जब खेती एक बार बढ़ जाएगी तो लॉन्ग टर्म में किसी को मुफ्त देने की कोई जरूरत होगी ही नहीं। ठीक है ना, तो मुफ्त खोरी लेकिन सबको पसंद है, इसलिए आप 2 किलो दाल जो मुफ्त बांट रहा है उसे तो वोट करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में ऐसी योजना बना रहा है उसे आप वोट देते ही नहीं। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। ये तो सबका अपना अपना विजन है और अपनी अपनी बात है, लेकिन बढ़ना सबको उसी ओर है। ठीक है, कि पोषाहार का स्तर ऊपर आए, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ये ऊपर रहे। ठीक है, जीवन स्तर सुधरे, जीवन स्तर। तो जीवन स्तर सुधारने के लिए ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि हर घर शौचालय, ये भी जीवन स्तर को सुधारने की बात है। ठीक है, सबका जनधन खाता, उज्ज्वला योजना में सबको गैस, ये जीवन स्तर सुधरे।
ठीक है ना। ये आपका क्या है, जीवन स्तर सुधारने का प्रयास। सबका अपना अपना मत होता है, ठीक है। कांग्रेस ने जैसे नरेगा बनाई कि सबको रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है, वो भी जीवन स्तर सुधारने का प्रयास है। लेकिन अब ये अपनी अपनी विजन की बात है। जैसे हमने जीवन स्तर सुधारने की बात की तो सबसे पहले क्या किया कि जनधन खाते खोल दिए, ठीक है। जनधन खाते खोल के अब हम जो पैसा भेजेंगे उनके खाते में सीधे आएगा, ठीक है। अब तो सीधे आएगा तो इस बात की संभावना कम हो जाएगी कि कोई उसमें से कुछ ले पाएगा। हालांकि तब भी ले लेंगे, तब भी ले लेंगे। आप तो कहेंगे निकाल के दो, पहले दे दो तब तुम्हारे उसमें आए, लेकिन फिर भी ये घटनाएं कम होंगी। और अगर हमने इनको दे दिए कि तुम बांट देना तो ये तो खा ही लेंगे, और यही होता रहा। योजनाएं नहीं बनी ऐसा थोड़ी हुआ, लेकिन योजनाएं ऐसे बनी कि योजनाओं का लाभ, ठीक है, ये पात्र तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना। और इस मामले में इन प्राइम मिनिस्टर के विजन की तारीफ की जाएगी कि ये पहली बार जब सत्ता में आए तो सबसे पहले जनधन खाते खोल दिए। उन्होंने खाते खोलो सबसे पहले। उस समय ये बात ही समझ में नहीं आई कि खाते क्यों खोलना है, और उसके बाद अब बात समझ में आती कि जो कुछ वहां भेजेंगे सीधे खाते में भेज देंगे, जो कुछ भेजेंगे सीधे खाते में भेज देंगे। और उन्होंने कहा कि महिलाओं को के खाते खोलो, क्योंकि महिलाओं से रिश्वत ले पाना भी थोड़ा कठिन होता है, ठीक है, नहीं ले सकते आप, कैसे उन तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी, मांगोगे कैसे। तो ये अपने अपने विजन की बात है, लेकिन सबको बढ़ना किस ओर है, पोषाहार का स्तर बढ़े, जीवन स्तर बढ़े, ठीक है, ये हो। और क्या हो, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य के सुधार को, लोक स्वास्थ्य, ठीक है, पब्लिक हेल्थ। 41 में क्या था कि जब बीमारी हो ही जाए तब लोक सहायता मिले, इसका राज्य बंद करेगा। बीमारी हो गई तब आयुष्मान योजना, हालांकि आयुष्मान योजना लोक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का प्रयास भी है। दोनों एक चीज में दोनों चीजें हो सकती। बीमारी है तो आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री राहत कोष, इससे पैसे मिल जाएंगे, मिलते भी हैं, मिलते भी हैं। वो बीमारी की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार का, ठीक है, यथार्थ अनुभव है। और ये आयुष्मान योजना, हॉस्पिटल्स का एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीजें लोक स्वास्थ्य, इसको ध्यान में रखकर बनाई गई, ठीक है ना, ठीक है। प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। मादक पेय, इस पर सबसे ज्यादा हंसी बनती है कि सब मादक पेयों का उपयोग, इसे रोकने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, औषधीय प्रयोजनों से मादक पेयों का उपयोग होगा, और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकर औषधियां हैं उनका औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, जैसे कोरेक्स खांसी का सिरप है, खांसी होगी पिएंगे, खांसी में रिलीफ आएगी, वैसे पिएंगे नशा होगा। आयोडेक्स है, चोट पर लगाएंगे फायदा होगा, टोस्ट में लगाकर लोग नशे के लिए उसे खाते हैं, ठीक है। तो औषधीय प्रयोजनों से भिन्न इनका उपयोग न हो, इसका राज्य प्रयास करेगा, क्योंकि प्रयास ही हो सकता है, बाकी तुम छुपके कर लोगे तो कोई क्या करे। तो इसका प्रयास कैसे करते हैं, उन्होंने कहा बिना पर्चे नहीं मिलेंगी ये दवाएं, पर्चे पे ही मिलेंगी। आप पर्चा दे तभी मिलेंगी, नहीं तो नहीं। तो औषधीय प्रयोजनों से, ठीक है, जीवन के लिए अस्वास्थ्यकर या हानिकर औषधियों का प्रयोग होगा, लेकिन वैसे नहीं होगा, तो राज्य इसका प्रयास करता है। मादक पदार्थों का, ठीक है, इस्तेमाल रुके, इसका प्रयास भी करेगा। अब मादक पदार्थों का इस्तेमाल रुके तो हमने ये कर दिया, क्योंकि हमें पता है पिएंगे जरूर, ठीक है। अब जब एक चीज है, एक तथ्य है, तो उस तथ्य से हम आंखें मोड़ लें, ये बुद्धिमानी तो नहीं है। रास्ते में गड्ढा है, हम उसमें गिरे, ये तो बुद्धिमानी नहीं, उससे बचकर निकलने का प्रयास करें। तो क्या है, क्या पता है लोग पिएंगे, तो क्या है, हमने ये तय कर दिया कि सारे व्यापार
आप 24 घंटा चलाना चाहते हो चलाओ। ये जो मादक पदार्थ हैं ये इतने समय से इतने समय तक ही बिकेंगे, इसके बाद नहीं बिकेंगे, इन दिनों में नहीं बिकेंगे, ठीक है। बिना लाइसेंस नहीं बिकेंगे, जो चाहे वो इतने लगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पिएंगे तो लोग हैं, मानेंगे तो है नहीं। क्योंकि अगर पूर्ण प्रतिषेध लागू कर दिया जाए तो सरकार को राजस्व मिलना सिर्फ बंद हो जाता है, नकली शराब बिकना शुरू हो जाती है, बाहर से स्मगल होकर आना शुरू हो जाती, तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा है, जो अस्पताल आदि के इस्टेब्लिशमेंट पे लग सकता है, वो भी बंद। और शराब तो पी रहे, और जब नकली मिलेगी, सब स्टैंडर्ड मिलेगी, तो लोग मरेंगे भी। तो राज्य, ठीक है, मादक पदार्थों का पेय ना हो तो वो कहते हैं कि बोतल पर लिखिए इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ऐसे लिखिए कि सबको दिखाई दे, ऐसे लिखिए कैंसर का फोटो बनाइए, ठीक है ना, उससे रुकिए। तो विभिन्न प्रयास किए जाएंगे, उसमें पूर्ण प्रतिषेध ये एक तरीका है, लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है। तो ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं। अब कुछ बचे हैं, उनकी चर्चा हम लोग कल कर लेंगे, 3-4 देखेंगे।